कल्पना कीजिए सुबह सुबह गाड़ी का टायर पंचर हो गया, ऑफिस पहुंचने में देर हो गई और फिर किसी अहम प्रोजेक्ट पर बॉस से अच्छी खासी डांट पड़ गई। और फिर लंच के समय आपकी कॉफी भी कपड़ों पर गिर गई, मतलब दिन और खराब हो गया। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में कोई भी इंसान क्या सोचेगा, यही ना कि आज का दिन ही मनहूस है। हाँ, हम अक्सर बस एक या दो खराब घटनाओं के बाद पूरे दिन को ही बर्बाद घोषित कर देते हैं। सही कहा। हम उस निराशा को एक बहुत ही भारी कोट की तरह पहन लेते हैं जिसे उतारना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन क्या होगा अगर इस मनहूस दिन को बचाने की ताकत महज एक सेकंड की किसी मामूली सी घटना में छिपी हो? ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प विचार है ना? तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मिशन एक बहुत ही गहरी अवधारणा को डिकोड करना है। बिल्कुल। और हमारे रिसर्च स्टैक में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मशहूर कविता डस्ट ऑफ स्नो से जुड़े कुछ बेहद दिलचस्प नोट्स हैं। हाँ, और मैं स्पष्ट कर दूं कि हम यहाँ किसी स्कूल की साहित्य क्लास की तरह इस कविता का सिर्फ सारांश नहीं निकालने वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा लक्ष्य तो उस गहरे मनोविज्ञान को समझना है कि कैसे बाहरी दुनिया की एक लगभग न के बराबर दिखने वाली हरकत हमारे दिमाग को बदल सकती है। हाँ, मतलब कैसे वो हरकत इंसान के दिमाग में चल रहे उस अंधकार में विचारों के लूप को एक ही झटके में तोड़ सकती है। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि ये विरोधाभास की घटना एकदम सूक्ष्म है, लेकिन उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव इतना विशाल है। यही हमारी पूरी चर्चा की धुरी है। विशाल प्रभाव। मतलब जब हम उदास होते हैं तो हमारा मस्तिष्क एक खास तरह के टनल विजन का शिकार हो जाता है ना? बिल्कुल। इसे मनोविज्ञान की भाषा में रुमिनेशन या अत्यधिक सोचना कहते हैं। इंसान का दिमाग एक ही नकारात्मक विचार को बार बार दोहराता है, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड बज रहा हो। सही कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या सब कुछ खराब है। ये एक ऐसा बंद कमरा है जहां बाहर की कोई रोशनी नहीं आ रही होती। तो जो नोट्स हम देख रहे हैं वो इसी बंद कमरे की खिड़की अचानक खुलने की घटना का विश्लेषण करते हैं। हाँ, फ्रॉस्ट की पंक्तियों में ये बताया गया है कि कैसे एक छोटे से प्राकृतिक हस्तक्षेप ने उस टनल विजन को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। तो चलिए उस विशिष्ट पल को थोड़ा विजुअलाइज करते हैं जो इस पूरे बदलाव का केंद्र है। जो तस्वीर हमारे सामने उभरती है वो कुछ ऐसी है। एक व्यक्ति जो बहुत गहरे अवसाद या किसी भारी पछतावे में डूबा हुआ है, एक पेड़ के नीचे खड़ा है। और वो पेड़ एक हेमलॉक ट्री है। हाँ, वो व्यक्ति पूरी तरह से अपनी ही सोच की उस गहरी और काली खाई में खोया हुआ है, और तभी ऊपर डालियों में कुछ हलचल होती है और उस पेड़ से बर्फ के कुछ बेहद बारीक कण, जिन्हें डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है, उस व्यक्ति के ऊपर गिरते हैं। कोई बर्फीला तूफान नहीं है, कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा नहीं है, महज बर्फ के कुछ हल्के ठंडे कण शरीर पर गिरते हैं। बिल्कुल। और हमारे नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि इस नाममात्र की घटना से उस व्यक्ति की वो गहरी जकड़ने वाली उदासी अचानक बदल जाती है। पलक झपकते ही एक तरह की हल्की और खुशनुमा मनोदशा में बदल जाती है। यहाँ जो बात गहराई से समझने वाली है वो ये है कि ये बदलाव धीरे धीरे नहीं हुआ। अच्छा? हाँ, ऐसा नहीं हुआ कि बर्फ गिरने के बाद व्यक्ति ने आधे घंटे तक बैठकर जीवन का दर्शन सोचा और फिर खुश हुआ। तो ये एकदम अचानक था? हाँ, ये एक सेंसरी इंटरप्ट है, यानी संवेदी रुकावट। जब इंसान किसी चिंता में गहराई से डूबा होता है तो उसका शरीर एक तरह से सुन्न हो जाता है। मतलब वो वर्तमान में नहीं रहता है ना? बिल्कुल। वो या तो अतीत के पछतावे में जी रहा होता है या भविष्य के डर में। लेकिन शरीर की त्वचा पर अचानक गिरने वाली वो ठंडी बर्फ मस्तिष्क को एक तीव्र सिग्नल भेजती है। तंत्रिका तंत्र एकदम से अलर्ट हो जाता है। सही कहा। दिमाग एक ही समय में अतीत की गहरी चिंता और वर्तमान के उस अचानक हुए ठंडे एहसास दोनों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। तो बर्फ का वो स्पर्श व्यक्ति को झटके से ख्यालों की दुनिया से खींच लेता है। हाँ, खींचकर सीधे वर्तमान में उस सटीक सेकंड में लाकर खड़ा कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति किसी बहुत ही उलझी हुई और परेशान करने वाली सोच में अपनी आंखें मूंदे बैठा हो और अचानक कहीं से ठंडे पानी की एक छोटी सी बूंद सीधा उसके चेहरे पर आ गिरे। बहुत सटीक उपमा है। उस एक पल में सारा ध्यान झटके से टूट जाता है। वो विचारों के उस दलदल से एकदम बाहर आ जाता है और उसका पूरा फोकस उस एक ठंडी बूंद पर आ जाता है। बिल्कुल, एकदम वर्तमान में। लेकिन मैं यहाँ इस बात को थोड़ी चुनौती देना चाहूंगी। अच्छा, बताइए।
अगर बर्फ गिरने से वो सेंसरी इंटरप्ट हुआ और ध्यान टूट गया, तो क्या ये सिर्फ एक यांत्रिक भटकाव नहीं था? यांत्रिक भटकाव मतलब? भी अलर्ट होता। फिर यहाँ प्रकृति के उपचार या खुशी मिलने की बात कहाँ से आ गई? क्या ये सिर्फ विचारों की श्रृंखला के टूटने का प्रभाव नहीं है? ये एक बहुत ही सटीक और गहरा सवाल है। लेकिन देखिए, अगर ऊपर से कोई कीड़ा या भारी टहनी गिरती तो सेंसरी इंटरप्ट तो जरूर होता। हाँ। लेकिन उसका नतीजा खुशी या शांति नहीं होता। उसका नतीजा होता फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स। अच्छा, मतलब दिमाग खतरे का अलार्म बजा देता? बिल्कुल। कीड़ा गिरने पर दिमाग में अचानक कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ता, व्यक्ति घबराता, चिढ़ता और उसकी उदासी शायद गुस्से या झुंझलाहट में बदल जाती। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो सिर्फ एक बाधा नहीं है। जो नोट्स हम विश्लेषित कर रहे हैं वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि प्रकृति की भूमिका यहाँ शांत करने वाली है। मतलब बर्फ का गिरना कोई हिंसक या डरावनी घटना नहीं है। एकदम सही। ये कोमल है, इसमें एक प्राकृतिक लय है और एक शीतलता है। जब ध्यान टूटता है और व्यक्ति वर्तमान में लौटता है तो उसके सामने कोई खतरा नहीं होता, कोई चिढ़न भी नहीं होती। हाँ, बल्कि प्रकृति का एक बेहद खूबसूरत, शांत और शुद्ध रूप होता है। ये सिर्फ ध्यान भटकाना नहीं है, बल्कि एक नकारात्मक भावना को एक सकारात्मक और शांत एहसास से रिप्लेस करना है। बिल्कुल यही बात है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। यानी प्रकृति महज हमारे ध्यान को भटकाकर छोड़ नहीं देती, वो उस खाली जगह को भरती भी है। जी हाँ, और यहीं से हम उस दावे की ओर आते हैं जो हमारे रिसर्च मटेरियल में गहराई से बुना गया है कि प्रकृति में इंसानों को ठीक करने, तरोताजा करने और प्रेरित करने की एक सक्रिय शक्ति है। सही कहा। हम अक्सर पहाड़ों, नदियों या पेड़ों को सिर्फ एक बैकग्राउंड वॉलपेपर की तरह देखते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी की फिल्म चल रही है और प्रकृति सिर्फ पीछे का सेट है। लेकिन अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो ये स्पष्ट किया जा रहा है कि बर्फ गिरने की वो घटना कोई अंधा संयोग नहीं थी। ये प्रकृति का एक तरह का हस्तक्षेप था। वो एक मूक चिकित्सक की तरह काम कर रही है, एक साइलेंट थेरेपिस्ट। और इस मूक चिकित्सक वाले पहलू को अगर हम न्यूरोलॉजी और मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये और भी स्पष्ट हो जाता है। वो कैसे? देखिए, इंसान का दिमाग लगातार सूचनाओं को प्रोसेस करते करते थक जाता है। जब कोई व्यक्ति अवसाद या पछतावे में होता है तो उसका दिमाग बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर रहा होता है। बिल्कुल। उसे ठीक करने के लिए किसी भारी भरकम बातचीत या उपदेश की जरूरत हमेशा नहीं होती। प्रकृति एक ऐसे वातावरण की पेशकश करती है जिसे वैज्ञानिक सॉफ्ट फैसिनेशन कहते हैं। सॉफ्ट फैसिनेशन, ये क्या होता है? जैसे बर्फ का गिरना, पत्तों की सरसराहट या बहते पानी की आवाज। ये चीजें हमारे ध्यान को अपनी ओर खींचती तो हैं, लेकिन दिमाग पर कोई बोझ नहीं डालती। समझ गई। प्रकृति हमसे कुछ नहीं मांगती। बिल्कुल। कोई सवाल जवाब नहीं होता, कोई फॉर्म नहीं भरना होता, कोई अपेक्षा नहीं होती। और यही वो बिना शर्त वाली उपस्थिति है जो दिमाग के उस थके हुए हिस्से को हील करना शुरू करती है। एकदम सटीक। इस पूरी प्रक्रिया को मैं एक और आधुनिक रूपक के जरिए समझाना चाहूंगी। जी बिल्कुल, बताइए। ये ऐसा है जैसे किसी इंसान के दिमाग में कई सारे भारी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में चल रहे हों, जैसे anxiety.exe, regret.exe, sadness.exe। क्या बात है, बहुत बढ़िया उदाहरण है ना? ये सारे प्रोग्राम्स बैटरी खत्म कर रहे हैं, सिस्टम को धीमा कर रहे हैं और स्क्रीन हैंग हो रही है। और फिर प्रकृति का वो बर्फ का कण एक टास्क मैनेजर की तरह आता है। वो बिना कोई परमिशन मांगे उन सभी भारी और नुकसानदेह बैकग्राउंड प्रोसेस को एक ही झटके में एंड टास्क कर देता है। बिल्कुल। और पलक झपकते ही सिस्टम को सांस लेने की जगह मिल जाती है, रैम खाली हो जाती है और व्यक्ति अचानक खुद को तरोताजा महसूस करता है। ये टास्क मैनेजर वाला रूपक बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि जब वे सभी थका देने वाले बैकग्राउंड प्रोसेस बंद होते हैं तभी इंसान वास्तव में कुछ नया महसूस करने के लायक बनता है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो भी यही बताती है कि इस घटना ने न केवल कवि को हील किया बल्कि उसे प्रेरित भी किया। बिल्कुल। जब दिमाग से उदासी का वो भारीपन हटता है तो एक नई तरह की ऊर्जा पैदा होती है। ये ऊर्जा केवल ये महसूस करने से आती है कि दुनिया कितनी विशाल है और उसमें घट रही ये छोटी छोटी प्राकृतिक घटनाएं कितनी लयबद्ध हैं। इंसान अपने छोटे से खोल से बाहर निकलकर उस विशाल प्राकृतिक कैनवास का हिस्सा बन जाता है। ये एहसास कि हम एक बड़ी दुनिया का हिस्सा है हमें इस चर्चा के सबसे शक्तिशाली और दार्शनिक पड़ाव पर ले आता है। जी।
हमारे मटेरियल का जो अंतिम हिस्सा है वो एक बहुत ही व्यावहारिक सबक की बात करता है कि खुशी के छोटे छोटे पल एक पूरे दिन को पछतावे और उदासी में बर्बाद होने से बचा सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हमने शुरुआत में उस मनहूस दिन वाले उदाहरण की बात की थी जहां सुबह से सब कुछ गलत हो रहा था। हाँ, जब हम हार मान लेते हैं। बिल्कुल। अक्सर जब दिन के 12 में से 10 घंटे खराब गुजर जाते हैं तो हम घोषणा कर देते हैं कि आज का दिन तो गया। हम उस दिन को एक हारी हुई बाजी मान लेते हैं और उसे पूरी तरह से कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। तो क्या एक पल की खुशी वाकई पूरे दिन के पछतावे पर भारी पड़ सकती है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इसे हम व्यवहार अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान में संक कॉस्ट फैलेसी के नजरिए से देख सकते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी? थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगे? बिल्कुल। हम सोचते हैं कि क्योंकि हमने दिन का इतना बड़ा हिस्सा उदासी में निवेश कर दिया है, इसलिए बचे हुए समय को खुश रहकर बिताना उस निवेश के खिलाफ होगा। अरे हाँ, हम समय को घंटों और मिनटों के गणित से नापने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर 8 घंटे दुख में बीते हैं तो 2 सेकंड की खुशी उसका क्या ही मुकाबला करेगी। लेकिन डस्ट ऑफ स्नो का जो मूल दर्शन हम यहाँ खंगाल रहे हैं वो हमें कुछ और ही बताता है। हाँ, वो बताता है कि मानवीय भावनाओं को समय के तराजू पर नहीं तौला जा सकता। मतलब भावनाएं अपनी अवधि से नहीं बल्कि अपनी तीव्रता और गहराई से नापी जाती है। बिल्कुल सही। इसे एक बहुत ही आम जिंदगी के उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत भारी मन से घर लौट रहा है, दिन भर काम का तनाव रहा है, रास्ते में जाम मिला है और वो सोच रहा है कि इससे बुरा दिन नहीं हो सकता। हाँ, वो घर आकर अपनी किसी पुरानी जैकेट को उठाता है और अचानक उसकी जेब में हाथ डालने पर उसे वो कीमती घड़ी या अंगूठी मिल जाती है जिसे वो पिछले 6 महीने से पूरे घर में पागलों की तरह खोज रहा था। जिसके खोने का उसे बहुत दुख था। बिल्कुल। जब वो अंगूठी उसके हाथ में आती है तो उस 1 सेकंड में जो एड्रेनलिन का रश होता है, जो खुशी का धमाका होता है, क्या वो दिन भर के उस लंबे जाम और तनाव को धो नहीं देता? बिल्कुल धो देता है। जब वो व्यक्ति रात को सोने जाएगा तो उसके दिमाग में बॉस की डांट या ट्रैफिक नहीं होगा। उसके दिमाग में वो खोई हुई अंगूठी मिलने की खुशी होगी। हाँ, उस एक पल ने पूरे दिन के नैरेटिव को बदल दिया, दिन बर्बाद होने से बच गया। और स्मृति का विज्ञान भी हमें यही बताता है कि हमारा दिमाग अनुभवों को कैसे याद रखता है। इसे पीक एंड रूल कहा जाता है। पीक एंड रूल? अच्छा। हाँ, हम किसी भी अनुभव का मूल्यांकन इस आधार पे करते हैं कि उसके सबसे चरम पल यानी पीक पर और उसके अंत में हमने कैसा महसूस किया। तो जब दिन के अंत में बर्फ के गिरने जैसी कोई छोटी सी लेकिन सुकून देने वाली घटना घटती है तो वो उस दिन का एंड बदल देती है। बिल्कुल, वो पछतावे के उस पूरे पहाड़ को एक पल में ढहा देती है। स्रोत भी ठीक इसी बात की पुष्टि करता है कि दिन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। इसका मतलब है कि हमारे पास दिन के आखिरी मिनट बल्कि आखिरी सेकंड तक उस बाजी को पलटने का मौका होता है। हाँ, हम उदासी के गुलाम नहीं हैं। तो इस सब का असल में क्या अर्थ है अगर हम आज के इस पूरे डीप ड्राइव के सार को एक धागे में पिरोने की कोशिश करें? तो हमने देखा कि रूमिनेशन या अत्यधिक सोचने का वो टनल विजन कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, और हमने ये भी समझा कि कैसे प्रकृति का एक छोटा सा स्पर्श जैसे बर्फ का गिरना एक टास्क मैनेजर की तरह आकर उन सभी नकारात्मक विचारों के बैकग्राउंड प्रोसेस को बंद कर देता है। ये सिर्फ ध्यान भटकाना नहीं है, बल्कि ये एक सक्रिय उपचारात्मक प्रक्रिया है। और अंततः हमने इस बात को डिकोड किया कि समय की लंबाई भावनाओं की गहराई के सामने कोई मायने नहीं रखती। खुशी का एक छोटा सा कतरा भी निराशा के एक बड़े समुद्र को मीठा करने की ताकत रखता है। एक दिन को कभी भी पूरी तरह से बर्बाद नहीं मानना चाहिए जब तक कि वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी शर्त है वो है ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता मतलब रिसेप्टिविटी। हाँ, जब इंसान अपनी समस्याओं के अंधेरे कमरे में खुद को बंद कर लेता है तो वो खिड़कियों पर पर्दे डाल देता है। प्रकृति तो अपना काम कर रही है। बर्फ हर दिन गिर रही है, हवा हर दिन चल रही है। ये दर्शन हमें ये याद दिलाता है कि हमें उन पर्दों को थोड़ा सा खुला रखना चाहिए। अगर हम उन छोटे छोटे पलों को खुद तक पहुंचने दें तो वे हमारे भीतर वो जादुई बदलाव ला सकते हैं जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है।